वेलकम टू IAS पॉइंट। चलिए हमारी आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था। ठीक है, अंतिम अभियान ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए खोखर, ऑप्शन नंबर बी भट्टी, ऑप्शन नंबर सी पठान, ऑप्शन नंबर डी जाट। तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था ये खोखर के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? खोखर के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? खोखर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था ये कब हुआ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1205 में हुआ था। कौन सी ईस्वी में? 1205 ईस्वी में हुआ था, जो पंजाब के खोकर या खोरवर जातियों के विरुद्ध हुआ था। किस जातियों के विरुद्ध हुआ था? खोरवर जातियों के विरुद्ध हुआ था। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी की मृत्यु की अफवाह का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। किस पर पड़ा? किसकी मृत्यु का प्रभाव? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु की अफवाह का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। पंजाब के खोकर जाति के दो सरदार, जिनका नाम क्या था? उन सरदारों का बकन और सरका था। ये क्या थे? खोकर जाति के सरदार थे। कौन थे? तो बकन और सरका। इन्होंने क्या करा था? समस्त प्रदेश में विलुप्त आरंभ कर दिया था। क्या करा था? विलुप्त आरंभ कर दिया था और लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। किस पर अधिकार करने की योजना बनाई? जब उन्हें खबर लगी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है, मतलब ये तो एक अफवाह थी, पर उन्हें जब पता चला कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने क्या करा? लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। इन दोनों ने क्या करा? लाहौर और गजनबी के बीच संचार दिए, जिस कारण से संचार होता था वहाँ पे सूचना भेजी। इस कारण क्या हुआ? 2005 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। मतलब पहले तो उन्हें क्या खबर मिली थी? बस अफवाह थी ये कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है, परंतु जब मोहम्मद गौरी को एक खबर लगी कि लाहौर पर अधिकार बनाने की योजना बन रही है, तो मोहम्मद गौरी 2005 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः कहाँ आए? भारत आए, जिसमें झेलम और चिनाब नदी, क्या कौन कौन सी नदियाँ थी? झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखरों में उसका मुकाबला हुआ। किस किस से हुआ था मुकाबला? तो खोखरों से हुआ था। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, खोखर की इस युद्ध में क्या हुई? पराजय हुई। ठीक है, जब ये युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध कब हुआ था? 2005 में। उसमें खोखरों की पराजय हुई तथा मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था यह किस किस के बीच था? तो ये खोखरों के खिलाफ था। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अलबरूनी थे, ऑप्शन नंबर ए देखो, अलबरूनी थे, ये मोहम्मद गजनबी के साथ क्या आए थे? दरबार में शोभित विद्वान थे। मतलब गजनबी के बहुत अच्छे, बोलते हैं ना कि सेनापति होता है, उस तरह के ये बहुत शोभित, मतलब अत्यधिक बलशाली और बुद्धिमान क्या थे? ये एक विद्वान थे। इसलिए क्या हुआ? मोहम्मद भारत आक्रमण के समय, मोहम्मद गजनबी के समय भारत आया था। कब आया था? तो जब मोहम्मद गजनबी के समय जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो क्या हुआ था? अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ऑप्शन नंबर ए वीणा, ऑप्शन नंबर बी सितार, ऑप्शन नंबर सी ढोलक और ऑप्शन नंबर डी तबला। तो जो औरंगजेब थे ना, यह वीणा बजाने में दक्ष थे। दक्ष का मतलब होता है निपुण, मतलब वो वीणा को क्या, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बजाते थे। इस कारण क्या करा था उन्होंने? दरबार में जितने भी संगीत होते थे ना, उन पर क्या करा था? औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि ताकि वो ये सोचते थे कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या करा था? अपने दरबार में जो संगीत थे उन पर पाबंदी लगा दी और दरबारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। फिर भी क्या हुआ? उनके अवकाश देने पर, रोक लगाने पर भी इस काल में संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, कब लिखी गई? तो जिससे क्या हुआ था? 1600 ईस्वी। अब इतनी सारी पुस्तकें लिखी गई तो उसमें से एक 1600 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा। ठीक है, किसको भेजा था गवर्नर बना के? औरंगजेब के
औरंगजेब की ईस्वी में 1600 में मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा था। और औरंगजेब ने क्या करा था कि वाद्य यंत्र किसमें निपुण थे, तो वह वीणा बजाने में निपुण थे। निपुण मतलब दक्ष, दक्ष भी बोल सकते हैं या बहुत अच्छा बजाते हैं वो, ठीक है। निपुण दक्ष दोनों एक ही चीज़ होती है, मतलब बहुत अच्छा बजाना। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा 1775 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था। ठीक है, इसके द्वारा इल्तुतमिश द्वारा 1775 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था। ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो जो इल्तुतमिश थे ना, इन्होंने क्या करना, चांदी के जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। क्या कहा, चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलाया था। इसमें क्या था, पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। कौन से सिक्के थे इन दोनों में, चांदी और तांबे के अरबी सिक्के थे, ठीक है। जिसमें चांदी का जो सिक्का था ना, वो क्या था, 175 ग्राम का था। कि कौन सा सिक्का था, तो चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। कौन कौन से मंदिर, मलेबिद और वेल्लूर। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए काकतीय, ऑप्शन नंबर बी होयसल, ऑप्शन नंबर सी चालुक्य और डी विजयनगर। तो जो होयसल था ना, उन्होंने क्या मलेबिद और वेल्लूर के साथ और भी मंदिर बनाए। तो मैं आपको बताती हूँ, तो देखिएगा आप। होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। कौन था यह, होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इसकी राजधानी पहले बेलूर थी, पर बाद में स्थानांतरित होकर हालेबिंदु हो गई। मतलब पहले क्या थी, यह बेलोर में थी इसकी राजधानी, मगर फिर उसके बाद क्या करा इन्होंने कि स्थानांतरित, मतलब एक जगह फिक्स करी। तो कहाँ पे, हालेबिंद हो गई। क्या हो गई इसकी राजधानी, किसकी, होयसल की राजधानी पहले कहाँ पे थी, पहले बेलूर थी, उसके बाद क्या हुआ, हालेबिंद हो गई। इन्होंने चेन्नकेशव मंदिर, हायसलेश्वर मंदिर, हालेबिंदु, मलेबिंद और वेल्लूर के मंदिर का निर्माण करवाया था। किस किस का निर्माण करवाया था, तो चन्नकेशव मंदिर, हायलेश्वर मंदिर, हालेबिंदु, मल्लबिंद और बेल्लूर मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था, हालेबिंद और बेल्लूर के मंदिर का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि होयसल ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। ऑप्शन नंबर बी लोदी, लोदी के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद गुलाम, फिर तुगलक। सी तुगलक, उसके बाद खिलजी, फिर लोदी, गुलाम, फिर गुलाम। ऑप्शन नंबर डी गुलाम, खिलजी, तुगलक और मोदी। तो लोदी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो दिल्ली सल्तनत है में कुल 5 वंशों का राज्य रहा। जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें क्या रहा था, कुल 5 वंशों का राज्य रहा है। इसमें गुलाम वंश का शासन कब से था, तो गुलाम वंश का शासक था 1206 से 1920 तक रहा, ठीक है। 1206 से 1920 तक रहा किसका, गुलाम वंश का। उसके बाद देखेंगे खिलजी वंश का शासन कब तक रहा, तो खिलजी वंश का शासन अब 1920 तक किसका रहा था, गुलाम का। तो उसके बाद किसका आया, खिलजी का। तो खिलजी का कब आया था, 1290 से 1320 तक, ठीक, किसका, खिलजी का। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर उसके बाद तुगलक वंश आया। तो तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक राज्य किया। किसने किया, तुगलक ने 1320 से 1414 तक राज्य किया। किसने किया, तो तुगलक वंश ने। उसके बाद क्या हुआ, सवैया वंश आया, उसने सिर्फ 1414 से 1451 तक राज किया। उसके बाद जो लास्ट में था, मतलब 5 थे, इसमें आपको 4 ऑप्शन बताए, मगर उसके बाद सिर्फ आपको 4 ऑप्शन बताया, मगर जो दिल्ली सल्तनत में थे उसमें कितने वंशों ने राज्य किया था, तो उसमें 5 वंशों ने राज्य किया था। उसमें एक सैयद भी है, ठीक है,
ऐड कर लेना। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद जो लास्ट था लोधी वंश। क्या था? लोधी वंश। तो लोधी वंश कब आया था? तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा है। इसमें गुलाम वंश का शासन कितना था? तो 1206 से 1920 तक रहा था। उसके बाद जो खिलजी वंश थे उनका शासन कब से रहा था? तो 1920 से 1320 तक रहा। इसके बाद तुगलक वंश आए, उनका शासन कब तक रहा? तो 1320 से 1414 तक रहा। फिर इसके बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक राज किया। फिर आया लोधी वंश। तो लोधी वंश ने कितना किया? तो लास्ट में लोधी वंश ने किया 1451 से 1526 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। (1576) का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जो 1576 वर्ष है, यह हल्दी घाटी का, यह जो युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। इसके बाद मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले कौन थे? घुड़सवार और धनुधोरियों और मुगल सम्राट अकबर सेना के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले कौन थे? घुड़सवारी और धनुधुर्य थे, और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इस युद्ध का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। किस युद्ध का समर्थन किया था? तो हल्दी घाटी युद्ध का समर्थन किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो आमेर के राजा कौन थे? मानसिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की मुख्य रूप से भील जनजाति से सहयोग मिला था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि महाराणा प्रताप को किस जनजाति से सबसे ज़्यादा सहयोग मिला था? तो उनको भील जनजाति से अधिक सहयोग मिला था। अब मैं आपको बता दूं कि युद्ध कब हुआ था। तो अब युद्ध देखेंगे हम 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। स्थान क्या था? तो इसका स्थान था खमनोर और हल्दी घाटी। ठीक है, उसके बाद इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम में अकबर की पराजय हुई थी। ठीक है, किसकी पराजय हुई थी? अकबर की पराजय हुई थी। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तो हमसे पूछा गया है कि 1576 वर्ष का युद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 का वर्ष के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राजपूत और मराठा, ऑप्शन नंबर बी राजपूत और अफगान, ऑप्शन नंबर सी अफगान और मुगल, ऑप्शन नंबर डी मराठा और अफगान। तो हम देखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध। अब इस युद्ध के बारे में बता दूं कि ये कब हुआ था। तो यह युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। ठीक है, कब कौन सा युद्ध हुआ था इस समय? पानीपत का युद्ध। ठीक है, आगे देखेंगे। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिवभाव की मराठा सेना, कौन थी? सदाशिवभाव की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मराठा सेना और अफगान सेना के बीच हुआ था। अब सदाभाव शिव किस सेना से थे? तो यह मराठा सेना के थे, और अहमद शाह अब्दाली यह अफगान सेना के थे। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। पानीपत युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पानीपत युद्ध में मराठों की हार हुई थी। और अब इनके कितने सैनिक मारे गए थे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इनके 60 से 70,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। ठीक है,
उनके कई योग्य योद्धा भी मारे गए थे। इस युद्ध में अफगानों का रुहेलो अवध के राजाओं ने साथ दिया था। किसका? अफगानों का किसने साथ दिया था? तो अफगानों का रुहेला और अवध के राजाओं ने साथ दिया था, जबकि मराठों को राजपूत और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका। जो मराठा साम्राज्य के थे ना, इन्होंने युद्ध लड़ा था, तो इनको ना ही राजपूतों ने साथ दिया था, ना ही जाटों ने साथ दिया था। मगर जो अफगान का था ना, इनका रुहेलों ने भी साथ दिया था और अवध के राजाओं ने भी साथ दिया था। इससे कारण क्या हुआ? इनकी सेना अत्यधिक शक्तिशाली हो गई और पानीपत के तीसरे युद्ध में इनको विजय प्राप्त हुई। तो क्या पूछा गया है? पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पानीपत का मराठा और अफगान के बीच लड़ाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? किसकी तरह है? सेंट कैथेड्रल की तरह है। ऑप्शन देखेंगे मोती मस्जिद, ऑप्शन नंबर बी ताजमहल, ऑप्शन नंबर सी लाल किला, ऑप्शन नंबर डी एलमातुद्दौला का मकबरा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि तो मैं आपको बता दूं कि आगरा की जो इमारत है मॉस्को सेंट कैथेड्रिक, यह मोती मस्जिद की तरह है। अब मोती मस्जिद एक तो नहीं है, मगर मैं आपको बता, जो पहली बार जब मोती मस्जिद मुग़ल बादशाह द्वारा बनाई गई थी, यह मस्जिद जो कि कहाँ है? आगरा के लाल किले में। यह पहली मस्जिद थी जो कि मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी पहली मस्जिद? आगरा किले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसी नाम की दूसरी मस्जिद बनाई थी। किस नाम की? मोती मस्जिद नाम की दूसरी मस्जिद कहाँ बनाई गई थी? लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर। पहली मस्जिद कहाँ है? आगरा में। दूसरी मस्जिद कहाँ पर है? तो दूसरी है लाहौर में। उसके बाद देखेंगे इस तरह की मतलब 5 मस्जिदें बनाई गई थी। 2 तो हो गई, पहली आगरा, दूसरी लाहौर। उसके बाद देखेंगे हम जो मुग़ल शाहजहां द्वारा 1645 में बनाई गई थी। कहाँ पे? लाहौर वाली जो मस्जिद थी कब बनाई गई थी? 1645 में पाकिस्तान में बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद इसी नाम की जो तीसरी मस्जिद है वो कहाँ पे? दिल्ली के लाल किले में स्थित है। कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद। तीसरी मस्जिद कहाँ पर है? तो तीसरी मस्जिद है दिल्ली में, दिल्ली के लाल किले में। आगे देखेंगे जो किसने बनवाई थी? जो मुग़ल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे चौथी मोती मस्जिद दिल्ली के महरौली स्थित है। चौथी मस्जिद भी कहाँ पर है इसी नाम की? तो दिल्ली के महरौली में स्थित है। जो किसने बनवाई थी? जो जफ़र महल ने बनवाई थी। आगे देखेंगे आखिरी 5वीं मस्जिद, तो 5वीं इसी नाम की मस्जिद भोपाल रियासत में है। कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल रियासत के शासक सिकंदर जहां बेगम द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? आगरा के कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह दिखती है? तो जो सबसे पहले मस्जिद बनाई गई थी कहाँ पे? आगरा में ही है वैसे। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मोती मस्जिद। कहाँ की? आगरा की। हालांकि ये 5 मस्जिदें एक जैसी एक ही नाम की 5 मस्जिदें बनाई गई है, मगर जो सेंट कैथेड्रल है ना, इसकी तरह दिखती है, वो आगरा में ही जो बनाई गई है वह मस्जिद कैथेड्रल की तरह दिखती है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, मोती मस्जिद। बाकी मोती मस्जिद कितनी बनाई गई? तो मैं आपको बता दूं कि मोती मस्जिद एक ही नाम की जो मस्जिद है वो कितनी है? 5 है। तो पहली कहाँ पे है? पहली आगरा में है। दूसरी कहाँ है? तो लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान। तीसरी कहाँ पे है? दिल्ली। चौथी भी दिल्ली में है। और 5वीं कहाँ है? भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है।